Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So friends, today we are going to discuss another topic in personal management, that is job analysis. So what is job analysis? Actually, when we want to recruit any of the personnel or manpower in the organization, first of all we should know the skills and abilities required for the job and the responsibilities and the task the jobs will include. Okay, so job analysis covers the same. It will tell you about it tells you about the skills and abilities required, as well as the task and the responsibility included in the job. So let's get started. So जो जॉब एनालिसिस का कंसेप्ट है, इट वाज गिवन बाय F.W. टेलर एंड लिलियन मोलर गिलबर्ट. ओके, दे वर फाउंडर्स ऑफ इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि हु हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ द जॉब एनालिसिस, यू कैन से F.W. टेलर एंड लिलियन मोलर गिलबर्ट. ओके, you should learn all these terms and their founders, because it is very important from exam point of view. एग्जाम्स में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये टर्म किसने दिया था, या इन्होंने कौन से टर्म दिए थे, कोई पर्टिकुलर आपका कोई स्टेटमेंट है तो वो किसने दिया था. तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, राइट. अभी आगे बढ़ते हैं. जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन relating to the operations and responsibilities of a specific job. तो अगर जॉब एनालिसिस की बात करें तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग. इसमें हम लोग स्टडी करते हैं और कलेक्ट करते हैं. क्या कलेक्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. यानी एक पर्टिकुलर जॉब में क्या ऑपरेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड रहती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उसको पढ़ते हैं, राइट. सो फिर इट इज़ अ प्रोसेस आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ द जॉब एंड द क्वालिटीज़ ऑफ द लाइकली जॉब होल्डर. अब इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जॉब का क्या नेचर है, यानी जॉब की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या टास्क उसमें इन्वॉल्व होता है, और क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जॉब होल्डर की, यानी जो काम करेगा उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. और इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, राइट. तो जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की उसको अगर आप टोटल कर दोगे तो वो जॉब एनालिसिस होगा. जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग नेचर ऑफ द जॉब पढ़ते हैं कि काम में क्या क्या कैरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या ऑपरेशंस रहेंगे उसमें. और जॉब स्पेसिफिकेशन में रहता है कि एक जॉब होल्डर की जॉब को जो करेगा उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या स्किल्स और क्या कैपेबिलिटीज़ जो है बेसिकली उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, राइट. तो आपको ये कंसेप्ट आई होप कि समझ में आ गया होगा. अगर कोई इसमें कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो टॉपिक है ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको याद होना चाहिए कि ये टर्म किसने दिया. और अक्सर जॉब एनालिसिस और आपके कुछ और टर्म्स हैं जिसमें जॉब इवैल्यूएशन वगैरह आते हैं, उसमें लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जॉब एनालिसिस जो बेसिकली है वो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का टोटल होगा, राइट. फिर आगे आता है यूजेस क्या है जॉब एनालिसिस के. तो जॉब एनालिसिस के यूजेस पहला आएगा प्रोवाइड बेस फॉर डिफरेंट जॉब्स. ये अलग अलग जॉब्स के लिए ना एक बेस प्रोवाइड करता है. आप इसी के बेसिस पे आप जॉब्स को जो है वो डिवाइड कर सकते हो. इसी में ग्रेड्स वगैरह जो है डिवाइड किए जाते हैं. जब आप देखे होगे, आप जब बैंक्स के एग्ज़ाम देते हो या कोई और आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें स्केल्स आते हैं, उसमें ग्रेड्स आते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रेडिंग में एक पर्टिकुलर स्किल्स पे एक टाइप के काम होते हैं, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर दिया जाता है. तो ये बेसिकली बेस प्रोवाइड करता है, राइट. फिर आता है हेल्प इन डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क. अब इसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनता है. क्यों बनता है? बिकॉज इस पे क्या होगा कि आप जो हायरार्की डिसाइड कर पाओगे, जिसका ज़्यादा काम है, जिसका टेक्निकल काम ज़्यादा है, उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर पाओगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को. ओके. फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. अब जॉब एनालिसिस से आपको पता है कि क्या काम चाहिए और उसके लिए क्या कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स चाहिए, तो आप उसके बेस पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना. आपको पता रहेगा कि आपको कितने जो हैं आपको वर्कर्स और मैन पावर चाहिए फ्यूचर में और अभी चाहिए, और क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी. फिर बात आती है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की.
तो अब आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर ली तो आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर पाओगे इसी बेसिस पे ना कि आपको क्या मतलब क्या क्या जो काम है उसके लिए जो आपको जिस तरह का आपको बंदा चाहिए, जिस तरह का मैन पावर चाहिए, आप उनको रिक्रूट कर पाओगे और उनकी क्वालिटीज़ अगर आपके जॉब को जो है मैच कर रही है तो उसके बेसिस पे आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट की। अगर आपको पता है कि बंदे के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और जॉब के लिए क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्लेस कर पाओगे। और ओरिएंटेशन मतलब क्या, वो आपको उसको जॉब से जो है ना वो जो है आप उसको जॉब से जो है ओरिएंट करा पाओगे यानी इंट्रोड्यूस करा पाओगे। फिर बात आती है करियर प्लानिंग की। तो करियर प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है जॉब एनालिसिस, बिकॉज अगर आपको किसी कोई बंदा है उसको पता है कि उसको आके जॉब में एक पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए, एक पर्टिकुलर को डेजिग्नेशन पे पहुंचना है तो आप उसको हेल्प करोगे, बिकॉज जो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है उसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए उस अकॉर्डिंगली आप उसको सिखाओगे, फिर आप उसको हेल्प करोगे ताकि वो आगे जो है बढ़ पाए, वो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को होल्ड कर पाए। फिर आती है ट्रेनिंग की बात। तो ट्रेनिंग में हेल्प करता है। अगर जॉब का जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो बंदा आपको जिसको उस पर प्लेस करना है अगर वो मैच नहीं कर रहा, कोई कमी है तो उस हिसाब से आप उसको ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कर सकते हो। फिर जॉब इवैल्यूएशन करने में हेल्प करती है। जॉब इवैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है कि जॉब एनालिसिस में हम लोग ये तो डिसाइड कर देते हैं कि क्या क्या काम जो है वो इंक्लूड है, और जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग उसके हिसाब से पे जो है इंक्लूड करते हैं। जैसे आप देखते होगे ना कि ग्रेड 1 के लिए पर्टिकुलर सैलरी आती है जो 15,000 से 25,000 के बीच में होती है, तो वो वेरिएशन रख देते हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से डिसाइड कर देते हैं। इसी तरह से ग्रेड 2 में 25,000 से 40,000 50,000 हो गया तो उसका अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक तरीका होता है जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग वर्थ डिसाइड करते हैं जॉब की कि कितने रुपए हम लोगों को कितने रिम्यूनरेशन देना चाहिए, और जॉब एनालिसिस में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को बेसिकली कितना चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्या क्या स्किल्स चाहिए और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए, क्या टास्क वगैरह उससे इंक्लूड करना है। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करता है बिकॉज जॉब की जो स्किल्स और एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं और जो बंदा काम कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से उसको मैच कर रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करते हैं। गाइस ये जो सारे टर्म्स है ना ये आगे आप पढ़ोगे तो फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। बिकॉज आप लोग MBA स्टूडेंट हो, आई होप कि आप लोग सारे लोग इस काम से अवेयर हो, लेकिन तब भी आपको कुछ उसके बेसिक्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो इसको हम लोग आगे बहुत ब्रीफ में जो है डिस्कस भी करेंगे। अगले जो आपके अपकमिंग टॉपिक्स होंगे उसमें ये सारे टॉपिक्स पे रहेंगे। फिर आता है एम्प्लॉय सेफ्टी। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा जो हज़ार्ड जो है उसमें इंक्लूड रहता है वो बहुत हार्मफुल हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो हम लोग उसमें ध्यान दे सकते हैं, हम लोग उसमें ज़्यादा सेफ्टी ले सकते हैं। तो बेसिकली जॉब एनालिसिस हम लोग को हेल्प करेगा ये चीज़ एनालाइज करने में। ठीक है, कि किस काम में ज़्यादा हज़ार्ड रहेगा, किस में ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, और उस हिसाब से हम लोग सेफ्टी ले सकते हैं। वे काउंसलिंग करने में भी हेल्प करता है। आप किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी वर्कर की काउंसलिंग तभी ना कर पाओगे जब आप उसके काम को समझोगे, और काम को कैसे समझोगे, जॉब एनालिसिस के थ्रू, राइट। तो ये आपको जो बेनिफिट है वो मिलेगा आपको जॉब एनालिसिस करने से, राइट। फिर आता है प्रोसेस। जॉब एनालिसिस के प्रोसेस में क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस का बेसिकली क्या ज़रूरत है, हम लोग इस चीज़ को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिफाइंग द पर्सन एंड प्रोसेस टू कंडक्ट इट। अब हम लोग को ये पता है कि जॉब एनालिसिस का क्या ज़रूरत है। मान लीजिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया रोल रखा, ठीक है, आपने कोई नई डेजिग्नेशन रखी, तो वहाँ पे हम लोगों को जॉब एनालिसिस करनी पड़ेगी, और फिर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये जॉब एनालिसिस कौन करेगा और किस तरह से करेगा। ठीक है, फिर आता है कंफर्मिंग एंड ट्रेनिंग द जॉब एनालिस्ट, जो ये करेगा उससे हम लोग कंफर्म करेंगे और उसकी ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, अगर कोई बाहर से एक्सपर्ट आ रहा है तो अलग बात है, अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ करने वाला है तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर ये प्रोसेस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, वेरीफाई करेंगे और रिव्यू करेंगे। ठीक है,
फिर आता है डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जब सारा जॉब एनालिसिस हो गया, उसको हम लोग ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, डेटा भी कलेक्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट बना दिए, वेरीफाई कर लिया, रिव्यू कर लिया, तो अब ज़रूरी है कि हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन रखें। ठीक है, एक फ्रेंड्स एक चीज़ है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है बेसिकली दे आर द स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं हमेशा, कि जैसे भी आपने कभी रिक्रूटमेंट्स देखे होंगे कि कैसे आते हैं कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 18 ईयर्स होता है और डिज़ायरेबल होता है 25 to 35। इसी तरह से पर्सनालिटी में ऑनेस्ट एंड रिलायबल डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जॉब स्पेसिफिकेशन दी जाती है। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में भी अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं कि क्या क्या काम होगा, जैसे कि ही हैज़ टू रिपोर्ट द मतलब टॉप मैनेजमेंट में जो भी आपके पोस्ट रहते हैं कि उनको रिपोर्ट करेगा कि और सारे कामों को, और जिस तरह के हजार्ड्स रहते हैं उनको ये सारे हजार्ड्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें रहेंगी, या जॉब टाइटल उसमें पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट को संभालना है उसका कोड नंबर रहेगा। ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को जो है वो लिखना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ना, आपको कैसे इसको याद करना है, आपको ये स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, एकदम सीक्वेंस वाइज में, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना बेसिकली एग्जाम में इसी तरह के पूछे जाते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में हमेशा डिफरेंस याद रखिएगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग बताते हैं कि जॉब का क्या नेचर है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में बताते हैं कि हमें कैसा बंदा चाहिए, कैसा मैन पावर चाहिए। ठीक है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। पर्पस होता है जॉब एनालिसिस का, क्या क्या पर्पस है। तो सबसे पहले आता है अपॉइंटिंग जॉब एनालिसिस कंसल्टेंट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ वेल ट्रेन्ड पर्सन। तो जॉब एनालिसिस में हमें क्या चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपके यहाँ कोई ट्रेन पर्सन नहीं है तो हम लोग बाहर से एक जॉब एनालिसिस कंसल्टेंट को जो है बुलाएंगे। ठीक है, बिकॉज अगर जॉब एनालिसिस सही से नहीं होती तो उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसको एक ग्रेजुएट बंदा कर सकता है, आप उसके लिए ज़बरदस्ती किसी MBA को हायर करते हो तो आपको उसको सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और क्या होगा, उसका भी अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो ये दोनों तरीके से नुकसान है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको जॉब एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करनी है, भले इसके लिए आप बाहर से कंसल्टेंट को अपॉइंट करो। फिर आता है एक प्लान्ड अप्रोच होना चाहिए इसको करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि कभी भी रैंडमली कर लिया, आपको एक सिस्टम बना के चलना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, किसको अपॉइंट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेंगी। फिर आता है स्केड्यूलिंग ट्रेनिंग फॉर द जॉब एनालिस्ट। अब जो जॉब एनालिस्ट है उसके लिए आप ट्रेनिंग जो है अरेंज करोगे, बिकॉज उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होगी तभी वो जो काम अच्छे से करेगा। फिर ये आपको उसको हर चीज़ जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रॉपरली, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए रहेंगे उनको एक अच्छे से सबको कम्युनिकेट करना, सारी इन्फॉर्मेशन सही से प्रोवाइड करनी है। फिर इट इज़ रिक्वायर्ड टू वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस while collecting data related to educational qualification of employee, skills and abilities required to perform the job। अब जब आप लोग ये कर रहे हो तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भी स्किल्स और एबिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड डेटा बहुत ढंग से आप लोग इकट्ठा करोगे, बिकॉज अगर मिसमैच हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगी, उसका काम भी सफ़र करेगा, क्योंकि अगर एबिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए और एम्प्लॉय में कम है तो तब उस केस में ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगा। और अगर आपकी ज़्यादा है, एम्प्लॉय की एबिलिटी ज़्यादा है, आप उसको किसी से कम डेजिग्नेशन पे रख रहे हो तो एम्प्लॉय सफ़र करेगा, साथ ही साथ आपका जो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी देना पड़ेगा, राइट। फिर आता है लॉजिकल, रैशनल एंड एनालिटिकल अप्रोच टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा। डेटा को हम लोग ये वेरीफाई कर लेंगे कि वो सही है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग अपना लॉजिक्स लगाएंगे, रैशनल अप्रोच लेंगे और उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस जो है वो करेंगे। फिर आता है क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। जो अभी मैंने आपको अभी ये जस्ट बताया है कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आपको ढंग से लिखना है। जब भी हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो हम लोगों को उसको जो है सही से लिखना रहेगा। आप इसके लिए काम कर सकते हो, कोई भी आपके पास न्यूज़पेपर है, आप ऑनलाइन देखो, जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है ना, तो जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है आप क्या कर सकते हो, आप उसमें जो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि मतलब किस तरह से उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। फिर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन।
अब हम लोग बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्पेसिफिक जॉब। ऑर्गेनाइज और फैक्चुअल स्टेटमेंट है, और उसमें क्या क्या रहता है, उसमें ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं जो भी जॉब से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहता है, जॉब टाइटल्स रहते हैं, कोड नंबर, डिपार्टमेंट और डिविजन्स रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, कौन सा आपका जॉब रहेगा, बेसिकली डेजिग्नेशन क्या रहेगी, जॉब कंटेंट, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और टास्क परफॉर्म करना है, आपके काम से रिलेटेड क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, वर्किंग कंडीशन कैसे रहेंगी, अगर कोई स्पेशल हजार्ड उसमें इंक्लूड रहता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे एम्प्लॉय को वहाँ पे रख रहे हो तो उसको आपको ये सारी चीज़ों से अवेयर कराना ज़रूरी रहेगा। फिर वहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, आप ये चीज़ रखोगे, ठीक है। फिर आता है टूल्स और इक्विपमेंट्स जो है कौन कौन से उसमें रिक्वायर्ड होंगे, एक्सटेंट क्या होगा सुपरविज़न का, मतलब उसके बीच में कौन कौन रहेगा, किसको उसको रिपोर्ट करना रहेगा, हायरार्की क्या रहेगी, ये चीज़ें रहेगा। और रिलेशनशिप विद अदर जॉब्स जो दूसरे जॉब्स हैं, जैसे कि उसमें वर्टिकल आप देख सकते हो, यानी कि हो गए आपके हायरार्की, और हॉरिजॉन्टल यानी उसके जो पीयर्स रहेंगे उसके साथ जो काम करते हैं, और डायगोनली भी यानी कि जो दूसरे डिपार्टमेंट के पीयर्स है और वहाँ पे जो आपके सुपरवाइजर्स होंगे उनसे कैसा रिलेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली जो है देनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है एडवांटेज क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन के। तो बेसिकली ये रिक्रूट एंड सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन विद देयर ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट और सेलेक्ट करने में, उनके प्लेसमेंट में, उनके ओरिएंटेशन में, ठीक है। फिर आता है इट हेल्प्स इन क्राफ्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय एंड डेवलपिंग करियर पाथ। अब ये किसी भी एम्प्लॉय की करियर पाथ को डिज़ाइन करने में जो है वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपको भाई बताएगा कि कौन कौन से आपके ये सारे काम इसमें इंक्लूड है, और उसके हिसाब से आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, उसको एक प्रॉपर जो है आपको चैनलाइज कर सकते हो, उसके एफर्ट्स को डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है, जिससे कि उसका करियर पाथ प्रॉपर तरीके से डेवलप होगा। क्योंकि उसको पता है कि उसको यही काम में आगे बढ़ना है तो वो प्रॉपर तरीके से उसी चीज़ में इंक्लूड होगा, अगर आप उसको जॉब डिस्क्रिप्शन ढंग से देते हो। फिर it helps in evaluating the performance of the employee and taking decision related to promotion and transfer in an organization। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे जो प्रमोशन और जो ट्रांसफ़र करना है उससे जो रिलेटेड आपके मतलब क्या करता है, हेल्प करता है इवैल्यूएशन करने में परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की। जैसे कि आप एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करते हो जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, और फिर उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि उसको प्रमोशन देना है, ट्रांसफ़र करना है, ये सारी जो डिसीजंस हैं आप वो लेते हो, ठीक है। फिर आता है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू डेवलप वर्क प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस एंड हेल्प्स इन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ हजार्डस कंडीशन। अब आपको इसमें से पता रहता है कि आपको इसमें कौन कौन से हजार्डस कंडीशन जो है इंक्लूड रहते हैं, कौन कौन से इसमें मुश्किलें आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो हार्मफुल हो सकती हैं एम्प्लॉयज़ के, तो उसके बेसिस पे आप फिर क्या करोगे, आप सेफ्टी आप मेजर्स ले सकते हो। फिर इट इज़ बेसिक इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन इसी के बेसिस पे बनेगा, आपको भाई आपको पता है कि क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए, क्या काम करना है, तो उसी बेसिस पे तो आप डिसाइड करोगे ना कि क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए। तो ये आपका हो गया एडवांटेज जॉब डिस्क्रिप्शन के। फिर आता है की एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन में। इसमें जॉब टाइटल होना चाहिए कि जो भी आपका डेजिग्नेशन है आप उसको बताओगे, कोड नंबर बताओगे, डिपार्टमेंट का कौन सा डिवीज़न रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहेगी, यानी कौन कौन सा काम और एक्टिविटीज़ टास्क जो है उसको परफॉर्म करना है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी क्या क्या रहेंगी, जैसे कि सबऑर्डिनेट्स को देखना है, उनको लीड्स जनरेट करके देनी है या उनसे लीड जनरेट करानी है, उनसे रिपोर्ट हैंडल लेनी है, स्किल्स और स्पेशलाइजेशंस क्या क्या इसमें इंक्लूड रहेंगे, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें क्या क्या बेसिकली ये चीज़ें जो है ना कि मतलब किस कैटेगरी जो किस डिग्री तक उनको यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपकी बेसिकली रहती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। फिर आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये रिटन स्टेटमेंट होता है मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ की, जो आपकी मिनिमम क्वालिटीज़ है वो आप कौन कौन से एक्सेप्ट कर सकते हो एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि आपने डाल दिया कि मिनिमम एज इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए और स्पेक्टिकल्स नहीं होने चाहिए,
इसी तरह से 12th पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट और रिलायबल होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें आपने डाली ना, ये बेसिकली जॉब स्पेसिफिकेशन के अंडर में आती है। इसमें फीचर्स डिसाइड करते हैं कि जॉब होल्डर्स को के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए और क्या क्या उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जॉब को करने के लिए, ठीक है। फिर जॉब स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड डेजिनेट्स द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। एक स्टैंडर्ड बताता है कि पर्सनल का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ताकि वो जॉब को डेजिनेट कर पाए, और मतलब जो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस बंदे की, जॉब होल्डर की, जिससे कि हम लोग उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई 5th क्लास का बच्चा आपसे पढ़ा रहा है तो क्या उससे पढ़ना चाहोगे? नहीं पढ़ना चाहोगे। आपको चाहिए कि कोई एक MBA बंदा हो, PhD क्वालिफाइड हो या PhD कर रहा हो, नेट क्वालिफाइड हो, एक क्राइटेरिया होता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया कि ठीक है आपका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर इसमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड होते हैं, एज हो गया, सेक्स, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कितनी होनी चाहिए। जैसे 8 साल का जो है जॉब एक्सपीरियंस हो, 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस हो, कम से कम इतनी एज हो, इतना एजुकेशन हो। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कई बार किसी में डिफाइन होते हैं, जैसे आपकी पुलिस वगैरह की नौकरी होती है, IPS UPSC की जो एग्जाम्स होते हैं, इन सब में पर्टिकुलर हाइट, वेट, चेस्ट, विजन और हियरिंग, हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो दी रहती हैं। फिर इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए जाते हैं, क्योंकि जो बेसिकली जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, जो जिनको अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो बेसिकली उस तरह से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सोशल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे होता है ना कि ऑनेस्ट चाहिए, रिलायबल चाहिए, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये बेसिकली जॉब स्पेसिफिकेशन में चाहिए होती हैं। तो सिंपल टर्म में आप कह सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन वो हुआ कि आपको काम क्या करना है, और जॉब स्पेसिफिकेशन हुआ कि काम कौन करेगा, और जॉब एनालिसिस क्या होता है कि क्या क्या टास्क, कैपेबिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें इन्वॉल्व रहती हैं पर्टिकुलर जॉब में, ठीक है। तो ये जो एक था बेसिक्स थे जॉब एनालिसिस के, इसी में से सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं। आप इनको एक बार पढ़ लोगे, ये जो स्लाइड्स आप एक बार देख लोगे तो आपका जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो जाएगा। बाकी अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।